नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण भारत में हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपनी व्यापारिक नीतियों का प्रयोग करते हुए अपनी व्यापारिक कोठियों का प्रसार भारत में किया। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय तक 1601 ईस्वी तक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज हुआ करती थी, उसका सबसे पहले प्रवेश इंडोनेशिया में हुआ टॉमस स्मिथ के नेतृत्व में। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया ये लोग सबसे पहले पहुंचे। उससे पहले थोड़ा याद कर लें कि डच भी 15 बार 1596 से लेकर 1601 ईस्वी तक 15 बार यहाँ पर आ चुके थे दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये 1601 ईस्वी में पहली बार आए महारानी एलिजाबेथ के एकाधिकार और अधिकार पत्र को प्राप्त करने के बाद। 1601 ईस्वी से 1608 ईस्वी तक इन्होंने उसी क्षेत्र में व्यापार किया। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत की धरती पर पहुंचा। यह पहला अंग्रेज था जिसने भारत की धरती पर कदम रखा था। यह तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। इसके माध्यम से तत्कालीन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक पत्र अकबर के संबोधन में भेजा था। यह लेकिन उस समय तक अकबर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जहांगीर के दरबार में यह पहुंचा। फारसी भाषा में इसने बात की और जेम्स प्रथम के उस पत्र को पढ़कर यहाँ पर सुनाया। इसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति के साथ साथ 400 मनसब देने का निर्णय लिया। लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने पुर्तगालियों के द्वारा किए गए पुराने कृत्यों को आधार बनाकर इसका विरोध कर दिया। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने अपने सभी निर्देशों को वापस ले लिया। इस प्रकार भारत के संदर्भ में इनका पहला प्रयास कहीं न कहीं असफल हो चुका था। इसके बाद इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। उसके बाद ये लोग मालाबार तट की तरफ बढ़े और कोरोमंडल तट की तरफ बढ़े। 1611 ईस्वी में दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले हम लोग दक्षिण भारत की अगर बात करें तो 1611 में अपने प्रयासों को सही साबित करते हुए इन्होंने मुसलीपट्टम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। ये बात भी सही है कि इन्होंने सूरत में सबसे पहले प्रयास किया था, लेकिन वहां पर असफल हुए और उसके बाद प्रयास इन्होंने छोड़ा नहीं और 1611 ईस्वी में इन्होंने मुसलीपट्टम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोल दी। ज्ञातव्य हो कि 1605 ईस्वी में वादेर हेग के नेतृत्व में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम में खोल ली थी। तो 1605 और 1611 के मध्य 6 वर्षों में उनका प्रभाव कहीं न कहीं ज्यादा था अंग्रेजों की अपेक्षा। इसलिए वो यहां पर उनको व्यापार करने देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नया प्रतिद्वंद्वी, व्यापार में घाटा, ये दो प्रमुख मुद्दे थे उनके पास। बहरहाल इन सभी परिस्थितियों के मध्य उन्होंने व्यापार आरंभ किया अंग्रेजों ने। उस समय ये लोग भारत से, जैसा कि डचों ने यहाँ की वस्तुओं, कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाया था, उसी तर्ज पर ये लोग उस समय आरंभिक दौर में सूती वस्त्रों का ही व्यापार किया करते थे। यहाँ भारत में निर्मित सूती वस्त्रों को ये लोग बांटम दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित था और फारस की खाड़ी जो कि दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ था,
तो वहां पर ये लोग यहाँ पर निर्मित सूती वस्त्रों को निर्यात किया करते थे। यह सिलसिला चल चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब इनका व्यापार ज्यादा फलीभूत होने लगा तो डच इनको आरंभ से ही परेशान कर रहे थे, उन्होंने परेशान करना और ज्यादा शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापारियों ने उनसे जबरन पैसे वसूलने आरंभ कर दिए। इन दोनों कारणों से परेशान होकर अंग्रेजों ने अरमा गांव की तरफ रुख लिया 1626 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में उन्होंने अरमा गांव को चुना तो जरूर, जो कि पुलिकट, ये वही पुलिकट है जहां पर 1610 ईस्वी में अंग्रेजों के आने से ठीक एक वर्ष पहले चंद्रगिरी के राजा के सहयोग से और अनुमति से डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी और वहां पर उसको बाद में अपना मुख्यालय भी बनाया और वहां पर सोने के सिक्के अर्थात पैगोडा ढाला करते थे। यह अरमा गांव की कोठी डचों की उस पुलिकट कोठी के उत्तर में स्थित थी, 24 मील दूर। यहां भी अंग्रेजों को मुसलीपट्टम वाली परिस्थितियों से ही गुजरना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों की रुपयों की मांग कम नहीं हुई और डचों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली परेशानियों में भी कमी नहीं आई। फलतः उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर भागकर हम लोग कहां तक जाएंगे और कब तक भागेंगे। इस ठोस निर्णय को लेने के बाद उन्होंने प्रयास किया और 1632 ईस्वी में मुसलीपट्टम आए, जहां पर गोलकुंडा साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था उस समय। लेकिन इस बार जो ये आए तो इस बार इन्होंने गोलकुंडा के महाराज को अपनी वाकपटुता से, अपने उपहारों से कहीं न कहीं खुश कर दिया। उस प्रसन्नता में के भाव में आकर महाराजा ने, वहां के गोलकुंडा के महाराजा ने इनको 500 पैगोडा वार्षिक देय पर गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी। साथ ही एक आदेश भी निकाला कि कोई भी व्यापारी इनके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार इनको राजनीतिक सुरक्षा मिल गई गोलकुंडा के महाराजा के माध्यम से। अब यहां से इनके व्यापार की शुरुआत होती है मूल रूप से। लेकिन यहाँ पर चुपके यहाँ के स्थानीय व्यापारी, डच तो शांत हो गए उसके बाद, लेकिन चुपके स्थानीय व्यापारी इनसे पैसे लिया करते थे जबरदस्ती तरीके से। इसलिए ये अपेक्षाकृत एक नए जगह की तलाश में थे। हालांकि 1634 और 1636 ईस्वी में भी इनको गोलकुंडा के महाराज से फरमान प्राप्त हुआ, जिसको गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान भी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां वैसी की वैसी थीं। परिणाम बस इतना ही निकला कि डच व्यापारियों का हस्तक्षेप बंद हो गया, स्थानीय अधिकारियों का हस्तक्षेप बंद नहीं हुआ था। 1639 ईस्वी में इनको सफलता तब मिली जब चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहां पर एक किला बंद कोठी का निर्माण इन्होंने कराया, जो कि बाद में सेंट जॉर्ज फोर्ट नामक किला कहलाया। कालांतर में 1658 ईस्वी के आसपास इन्होंने पूर्वी तट के सभी कोठियों का मुख्यालय इसी सेंट जॉर्ज फोर्ट किले को बनाया। बहरहाल यहाँ 1611 के बाद दक्षिण भारत में तो इनकी परिस्थितियां धीरे धीरे सुदृढ़ हो गईं। 1639 जाते जाते जब इन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया और किला बंद कोठी का निर्माण कराया। लेकिन ये यहीं नहीं रुके, इनका निरंतर प्रयास पश्चिमी भारत में भी कहीं न कहीं हो रहा था कि वहां भी कोठियां खोली जाएं, क्योंकि उस समय सूरत में प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे और वहां सूती कपड़ों का केंद्र हुआ करता था, अर्थात सूती कपड़ों का व्यापार वहां भली भांति फल फूल रहा था। इसलिए ये लोग वहां भी व्यापार करना चाह रहे थे। इसलिए इस दौरान उनको एक मौका मिला। 1611 ईस्वी में ही पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को
इन्होंने स्वाली सूरत के निकट पराजित कर दिया। मिडल्टन के नेतृत्व में मुगल शासक पुर्तगालियों के कृत्यों से परेशान थे ही। इस विजय से प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। यह इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी भारत में। इसके बाद 1615 ईस्वी में कैप्टन थॉमस रो जहांगीर से दरबार में मिलने आया। वह भी वाक्पटुता में कुशल था। उसने व्यापारिक छूटों को प्राप्त करने में सफलता पाई। परिणाम यह निकला कि सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा आदि में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां खोल ली थीं। 1623 ईस्वी जाते जाते और मुसलीपट्टम में, चूंकि मुसलीपट्टम में तो 1611 में ही व्यापारिक कोठी खोल दी गई थी। जब यहाँ पर एक लंबे समय तक इनका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगा, तब इन्होंने पूर्वी भारत की तरफ रुख किया, विशेष रूप से उत्तर बंगाल के तरफ, क्योंकि उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। इन्होंने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में इसकी शुरुआत दक्षिण से एस्केंडिंग ऑर्डर में इन्होंने किया। बढ़ते क्रम में दक्षिण से पूरब की ओर बढ़ना, इन्होंने तटीय भागों में बढ़ना शुरू किया। 1633 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले उड़ीसा को अपना केंद्र बनाने का प्रयास किया और उड़ीसा के हरिहरपुरा और बालासोर में इन्होंने व्यापारिक कोठियां खोल दी। 1651 में इससे उत्साहित होकर 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक व्यापारिक कोठी खोली जाती है। उसके बाद कासिम बाजार, पटना, ढाका, इन सभी जगहों पर व्यापारिक कोठियां खोली गईं। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी, 1658 में पश्चिम पूर्वी भारत के सभी व्यापारिक कोठियों को सेंट जॉर्ज फोर्ट किले के अधीन लाया गया। उसके बाद 1661 में, अब थोड़ी दूसरी तरफ हम लोग जाते हैं, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हुई। पुर्तगालियों ने दहेज में बंबई अंग्रेजों को दिया। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक देय की राशि पर सम्राट ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया किराए पर। 1669 में ऑक्साइडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड अंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बनकर आया। वह यहाँ की राजनीतिक अवस्थाओं को भली भांति जानता था। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट बात थी कि अब समय आ गया है कि हमें तलवार के साथ व्यापार करना चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम यह निकला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य इसकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने वहां के समस्त गवर्नरों को एक निर्देश दिया, वहीं से इंग्लैंड से एक पत्र के माध्यम से, कि आप लोग साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत आधारशिला वाले एक ऐसे अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माण करें जिसका शासनकाल आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। इस तरह का प्रोत्साहन भरा पत्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ के गवर्नरों को प्राप्त हुआ। सभी गवर्नरों के पास यह पत्र पहुंचा था, लेकिन जोशुआ चाइल्ड के भाई जॉन चाइल्ड ने इस पत्र के अर्थ को समझा और उत्साहित होकर उसने पश्चिमी तट पर मुगल बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और मक्का जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रोकना आरंभ कर दिया। लेकिन
वो मुगल शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। जब औरंगजेब की प्रतिक्रिया सिद्ध हुई, औरंगजेब ने विरोध किया और अपनी सेनाएं भेजी, तो उसे घुटने टेकने पड़े और 1.5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में जमा करने पड़े। माफी तो मांगनी थी ही। इस प्रकार माफी मांगने के बाद औरंगजेब ने इसे छोड़ दिया और इस प्रकार यहाँ पर इनका पतन होते होते रुक गया और यहीं पर इस प्रकार इनका पदार्पण हुआ और पतन होते होते जॉन चाइल्ड ने रोक लिया माफी मांगकर। इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।